नमस्कार। वैसे तो प्रकृति के सारे ही मौसम बहुत ही अच्छे होते हैं। ग्रीष्म हो, चाहे बरसात हो या ठंडी हो। पर अगर सबसे ज़्यादा कवियों ने और साहित्यकारों ने अगर किसी मौसम को महत्व दिया है, तो वो दिया है वसंत। वसंत को ऋतुओं का राजा भी कहा जाता है। तो इसी पर एक व्यंग्यकार अगर कुछ लिखे, तो व्यंग्यकार की दृष्टि तो हर चीज़ में अलग ही देखने की होती है। वो बनी बनाई परिपाटियों पर तो चलता नहीं है। तो इसने इस मौसम की भी कैसी विवेचना की है, वो हम आज के व्यंग में देखेंगे। हरिशंकर परसाई का व्यंग है घायल वसंत। तो चलिए शुरू करते हैं। कल वसंतोत्सव था। कवि वसंत के आगमन की सूचना पा रहा था। प्रिय फिर आया मादक वसंत। मैंने सोचा, जिसे वसंत के आने का बोध भी अपनी तरफ से कराना पड़े, उस प्रिय से तो शत्रु अच्छा। ऐसे नासमझ को प्रकृति विज्ञान पढ़ाएंगे या उससे प्यार करेंगे? मगर कवि को न जाने क्यों ऐसा बेवकूफ पसंद आता है। कवि मग्न होकर गा रहा था, प्रिय फिर आया मादक वसंत। पहली पंक्ति सुनते ही मैं समझ गया कि इस कविता का अंत हा अंत से होगा, और हुआ। अंत संत दिगंत आदि के बाद सिवा हा अंत के कौन पद पूरा करता। तुक की यही मजबूरी है। लीक के छोर पर यही गहरा गड़ा होता है। तुक की गुलामी करोगे तो आरंभ चाहे वसंत से कर लो, अंत जरूर हा अंत से होगा। सिर्फ कवि ऐसा नहीं करता, और लोग भी, सयाने लोग भी इस चक्कर में होते हैं। व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में तुक पर तुक बिठाए चलते हैं और वसंत से शुरू करके हा अंत पर पहुंचते हैं। तुकें बराबर फिट बैठती हैं, पर जीवन का आवेग निकल भागता है। तुकें हमारा पीछा छोड़ ही नहीं रही है। हाल ही में हमारी समाजवादी सरकार के अर्थ मंत्री ने दबा सोना निकालने की जो अपील की, उसकी तुक शुद्ध सर्वोदय से मिलाई। सोना दबाने वालों, देश के लिए स्वेच्छा से सोना दान दे दो। तुक उत्तम प्रकार की थी। सांप तक का दिल नहीं दुखा, पर सोना चाह रहा तो नीचे चला गया। आखिर कब हम तुक को तिलांजलि देंगे? कब बेतुका चलने की हिम्मत करेंगे? कवि ने कविता समाप्त कर दी थी। उसका हा अंत आ गया था। मैंने कहा, धत तेरी की, 7 तुकों में ही टे बोल गया। राष्ट्र कवि इस पर कम से कम 51 तुके बांधते हैं। 9 तुके तो उन्होंने चक्र पर बांधी है। वो यशोधरा में देख लीजिएगा, पृष्ठ 13 पर तू मुझे क्या बताएगा कि बसंत आ गया? मुझे तो सुबह से ही मालूम है। सवेरे वसंत ने मेरा दरवाजा भी खटखटाया था। मैं रजाई ओढ़े सो रहा था। मैंने पूछा, कौन? जवाब आया, मैं वसंत। मैं घबरा उठा। जिस दुकान से सामान उधार लेता हूँ, उसके नौकर का नाम भी वसंत लाल है। वो उधारी वसूल करने आया था। कैसा नाम है और कैसा काम करना पड़ता है इसे। इसका नाम पतझड़ दास या तुषारपात होना था। वसंत अगर उधारी वसूल करता फिरता है, तो किसी दिन आनंद कर थानेदार मुझे गिरफ्तार करके ले जाएगा और अमृतलाल जल्लाद फांसी पर टांग देगा। वसंत लाल ने मेरा मुहूर्त बिगाड़ दिया। इधर से कहीं ऋतुराज वसंत निकलता होगा तो वो सोचेगा कि ऐसे के पास क्या जाना जिसके दरवाजे पर सवेरे से उधारी वाले खड़े रहते हैं। इस वसंत लाल ने मेरा मौसम ही खराब कर दिया। मैंने उसे टाला और फिर ओढ़कर सो गया। आंखें झप गई। मुझे लगा दरवाजे पर फिर दस्तक हुई। मैंने पूछा, कौन? जवाब आया, मैं वसंत। मैंने खींच उठा। कह तो दिया कि फिर आना। उधर से जवाब आया, मैं बार बार कब तक आता रहूंगा? मैं किसी बनिए का नौकर नहीं हूँ, ऋतुराज वसंत हूँ। आज तुम्हारे द्वार पर फिर आया हूं और तुम फिर सोते मिले हो। हलाल अभागे, उड़कर बाहर तो देख। ठूंठों ने भी नव पल्लव पहन रखे हैं। तुम्हारे सामने की नीम प्रोड़ा तक नवोड़ा से हास्य भाव कर रही है और बहुत भद्दी लग रही है। मैंने मुंह उगाड़ कर कहा, भाई माफ करना, मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। अपनी यही विडंबना है कि ऋतुराज वसंत भी आए तो लगता है उधारी के तगादे वाला आया। उमंगे तो मेरे मन में भी है, पर यार ठंड बहुत लगती है। वो जाने के लिए मुड़ा। मैंने कहा, जाते जाते एक छोटा सा काम मेरा करते जाना। सुना है तुम उबड़ खाबड़ चेहरों को चिकना कर देते हो, फेस लिफ्टिंग के अच्छे कारीगर हो तुम। तो जरा यार मेरी सीढ़ी ठीक करते जाना, उखड़ गई है। उसे बुरा लगा। बुरा लगने की बात है। जो सुंदरियों के चेहरे सुधारने का कारीगर है, उससे मैंने सीढ़ी सुधारने के लिए कहा। वो चला आया। मैं उठा और शॉल लपेटकर बाहर बरामदे में आया। हजारों साल के संचित संस्कार मेरे मन पर लदे हैं। तनो कवि कल्पनाएं जमी है। सोचा, वसंत है तो कोयल होगी, पर न कहीं कोयल दिखी न उसकी कूक सुनाई दी। सामने की हवेली के कंगूरे पर बैठा कौवा काव काव कर उठा। काला कुरूप कर्कश कौवा। मेरी सौंदर्य भावना को ठेस लगी। मैंने उसे भगाने के लिए कंकड़ उठाया। तभी ख्याल आया कि एक परंपरा ने कौवे को भी प्रतिष्ठा दे दी है। यह विरहिणी को प्रियतम के आगमन का संदेशा देने वाला माना जाता है। सोचा, कहीं आसपास की किसी विरहिणी को प्रिय के आने का सगुन न बता रहा हो। मैं विरहिणियों के रास्ते में कभी नहीं आता। पतिव्रताओं से तो बहुत डरता हूँ। मैंने कंकड़ डाल दिया। कौवा फिर बोला, नायिका ने सोने से उसकी चोंच बढ़ाने का वायदा कर दिया होगा।
शाम की गाड़ी से अगर नायक दौरे से वापस आ गया तो कल नायिका बाजार से आने वाले सामान की जो सूची उसके हाथ में देगी, उसमें 2 तोले सोना भी लिखा होगा। नायक पूछेगा, प्रिय, सोना तो अब काला बाजार में मिलता है, लेकिन अब तुम सोने का करोगी क्या? नायिका लजाकर कहेगी, उस कौवे की चोंच पर मढ़ाना है जो कल तुम्हारे आने का सगुन बता गया था। तब नायक कहेगा, प्रिय, तुम बहुत भोली हो। मेरे दौरे का कार्यक्रम ये कौवा थोड़ा ही बनाता है, वो कौवा बनाता है जिसे हम बड़ा साहब कहते हैं। इस कलूटे की चोंच सोने से काहे मढ़ती हो? हमारी दुर्दशा का यही कारण है कि तमाम कौवे सोने से चोंच मढ़ाए हैं और इधर हमारे पास हथियार खरीदने को सोना नहीं है। हमें तो कौवों की चोंच से सोना खरोच लेना है। जो आनाकानी करेंगे उसकी चोंच काट कर सोना निकाल लेंगे। प्रिय, यह बड़ी गलत परंपरा है जिसमें हंस और मोर की चोंच तो नंगी रहे पर कौवे की चोंच पर सुंदरी खुद सोना मढ़े। नायिका चुप हो जाएगी। स्वर्ण नियंत्रण कानून से सबसे ज्यादा नुकसान कौवों और वीरानियों को हुआ है। अगर कौवे ने 14 कैरेट के सोने से चोंच मढ़ाना स्वीकार नहीं किया तो वीरानी को प्रिय के आगमन की सूचना कौन देगा? कौवा फिर बोला, मैं इससे युगों से घृणा करता हूं। तब से जब इसने सीता के पांव में चोंच मारी थी। राम ने अपने हाथ से फूल चुनकर उसके आभूषण बनाकर सीता को पहनाए। इसी समय इंद्र का बिगड़ेल बेटा जयंत आवारागर्दी करता वहां आया और कौवा बनकर सीता के पांव में चोंच मारने लगा। ये बड़े आदमी के बिगड़ेल लड़के हमेशा दूसरों का प्रेम बिगाड़ते हैं। ये कौवा भी मुझसे नाराज है क्योंकि मैंने अपने घर के झरोकों में गौरैयों को घोंसला बना लेने दिया। पर इस मौसम में कोयल कहाँ है? वो अमराई में होगी। कोयल में अमराई छूटती नहीं, इसलिए इस वसंत में कौवे की बनाई है। वो तो मौका परस्त है, घुसने के लिए पोल ढूंढता है। कोयल ने उसे जगह दे दी है। वो अमराई की छाया में आराम से बैठी है और इधर ऊंचाई पर कौवा कांव कांव कर रहा है। मुझे कोयल के पक्ष में उदास पुरातन प्रेमियों की आह भी सुनाई देती है। हाय, अभी अमरैया यहाँ कहाँ है कि कोयलें बोले। यहाँ तो ये शहर बस गए हैं और कारखाने बन गए हैं। मैं कहता हूँ कि सर्वत्र अमराइयाँ नहीं है तो ठीक ही नहीं है। आखिर हम कब तक जंगली बने रहेंगे? मगर अमराई और कुंज और बगीचे भी हमें प्यारे हैं। हम कारखानों को अमराई से घेर देंगे और हर मोहल्ले में बगीचा लगा देंगे। अभी थोड़ी देर है, पर कोयल को धीरज के साथ हमारा साथ तो देना था। कुछ दिन धूप तो हमारे साथ सहना था। जिसने धूप में साथ नहीं दिया वो छाया कैसे बटाएगी? जब हम अमराई बना लेंगे तब क्या वो उसमें रह सकेगी? नहीं, तब तक तो कौवे अमराई पर कब्जा कर लेंगे। कोयल को अभी आना चाहिए, अभी आना चाहिए। अभी जब हम मिट्टी खोदे, पानी सींचे और खाद दें, तभी उसे गाना चाहिए। कौवा फिर बोला, वीरानी की भावना का ख्याल करके मैं सह रहा हूँ। मैं बाहर निकल पड़ता हूँ। चौराहे पर पहली बसंती साड़ी दिखी, मैं उसे जानता हूँ। यौवन की एड़ी दिख रही है। वो जा रहा है, वो जा रहा है। अभी कुछ महीने पहले ही शादी हुई है। मैं तो कहता आ रहा था कि चाहे कभी ले, रूखी रही डाल बसंती वासन लेगी। उसने वसंत वासंती ले लिया। कुछ हजार में उसे बूढ़ा हो रहा पति मिल गया, वो भी उसके साथ है। वसंत का अंतिम चरण और पतझड़ साथ जा रहे हैं। उसने मांग में बहुत सा सिंदूर चुपड़ रखा है। जिसकी जितनी मुश्किल से शादी होती है वो बेचारी उतनी ही बड़ी मांग भरती है। उसने बड़े अभिमान से मेरी तरफ देखा, फिर पति को देखा। उसकी नजर में ठसक और ताना है, जैसे अंगूठा दिखा रही है कि ले, मुझे तो ये मिल गया। मगर ये क्या? वो ठंड से कांप रही है और सी कर रही है। वसंत में वासंती साड़ी को कपकपी छूट रही है। ये कैसा वसंत है जो शीत के डर से कांप रहा है? क्या कहा था विद्यापति ने? सरस वसंत समय भल पायोली, दक्षिण पवन बहु धीरे। नहीं मेरे कवि, दक्षिण से मलय पवन नहीं बह रहा है। यह उत्तर में बर्फीली हवा आ रही है। हिमालय के उस पार से आकर इस बर्फीली हवा ने हमारे वसंत का गला दबा दिया है। हिमालय के पार बहुत सा बर्फ बनाया जा रहा है जिससे सारी मनुष्य जाति को मछली की तरह जमा कर रखा जाएगा। यह बड़ी भारी साजिश है, बर्फ की साजिश। इसी बर्फ की हवा ने हमारे आते वसंत को दबा रखा है। यो हमें विश्वास है कि वसंत आएगा। शैली ने कहा है, अगर शीत आ गई है तो क्या वसंत बहुत पीछे होगा? वसंत तो शीत के पीछे लगा हुआ ही आ रहा है, पर उसके पीछे गर्मी भी तो लगी है। अभी उत्तर से शीत लहर आ रही है और फिर पश्चिम से लू भी तो चल रही है। बर्फ और आग के बीच में हमारा वसंत फंसा। इधर शीत उसे दबा रही है और उधर से गर्मी, और वसंत सिकुड़ता जा रहा है। मौसम की मेहरबानी पर भरोसा करेंगे तो शीत से निपटते निपटते लू लगने लगेगी। मौसम के इंतजार से कुछ नहीं होगा। वसंत अपने आप नहीं आता, उसे लाया जाता है। सह जाने वाला तो पतझड़ होता है, वसंत नहीं। अपने आप तो पत्ते झड़ते हैं। नए पत्ते तो वृक्ष का प्राण रस पीकर पैदा होते हैं। वसंत यूं नहीं आता। शीत और गर्मी के बीच से जो जितना वसंत निकाल सके निकाल ले। दो पाटों के बीच में फंसा है देश का वसंत। पाट और आगे खिसक रहे हैं। वसंत को बचाना है तो जोर लगाकर इन दोनों पाटों को पीछे ढकेलो, इधर शीत को उधर गर्मी को। तब बीच में से निकलेगा हमारा प्यारा घायल वसंत।